दोस्तों, देश में जितने भी नेता हैं सभी वायदे करते हैं। कुछ वायदे पूरे हो जाते हैं और कुछ वायदे सिर्फ और सिर्फ जुमले साबित होते हैं। अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश से एक इतना बड़ा वायदा किया कि मुझे लगता है उसे पूरा करने में मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री और बनना पड़ेगा। अब इसकी तो मैं परतें हटाऊंगा एक एक करके, लेकिन मैं चाहता हूं कि मोदी जी के जो चाणक्य, आप चाणक्य की कुछ बात सुने और बड़े गौर से चाणक्य के एक एक शब्द को सुनिएगा और उसके बाद बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अब दोस्तों, अमित शाह का ये जो बयान है तो बरसों बरस पुराना, लेकिन मोदी जी के चाणक्य मोदी जी के बारे में सच बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई भाषण में तो जुमले चलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हद ये हो गई कि मोदी जी भाषण की तर्ज पर लोकसभा में नई इमारत में एक बिल लेकर आ गए और ये बिल ऐसा है कि मानो जैसे देश में महिलाओं की, बहनों की, माताओं की, बेटियों की लॉटरी लगने जा रही हो। मोदी जी 33% 33% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, लॉटरी लगने जा रही है, ऐसा लग रहा है। और मोदी जी ने गारंटी दी है कि ये बिल मैं लोकसभा और राज्यसभा से पास करा दूंगा, कानून बना दूंगा इसको। लेकिन हकीकत ये है कि ये बिल ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर है, या यूं कहें बरसों दूर है। ये जो जुमला है, ये मोदी जी की जो आदत में शुमार है। ये सियासत वहीं तक है, जुमले तक। दीपक भाई, जुमला तो यकीनन ये बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन ये 2024 का डर है हारने का। आपके तर्कश में कोई तीर नहीं, सामने पहाड़ जैसा विपक्ष दिखाई देता है। अब दोस्तों, मोदी जी के इस बिल की ज़रा हकीकत भी समझ लेते हैं। आइडिया के लेवल पे वुमेन रिजर्वेशन, नारी सशक्तिकरण का ये जो आइडिया है बहुत अच्छा है, क्योंकि चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। यानी इस देश की महिलाओं को एमएलए बनने का, एमपी बनने का, मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सीढ़ी तक पहुँचने का अवसर ही अवसर है। बिग अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ी खिड़की जैसे खोल दी गई हो, और इसलिए हर व्यक्ति इसका स्वागत करेगा जो नारी सशक्तिकरण में भरोसा रखता हो। लेकिन अब प्रैक्टिकलिटी भी देख लें, और ये जो हकीकत है कि ये ऐसा होगा कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। वहीं पर सारा पेच फंसा हुआ है। जैसे इस बिल को सबसे पहले लोकसभा से पास कराना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। लोकसभा में मोदी जी के पास बहुमत है, बिल पास हो जाएगा चुटकी में। राज्यसभा से बिल पास करना होगा, मोदी जी 2 दिन में, 3 दिन में इसको राज्यसभा से भी पास करा लेंगे। और उसके बाद इसी बिल को 50% राज्यों में यानी विधानसभाओं से पास कराना होगा। ये भी बहुत मुश्किल काम नहीं, ये भी हो सकता है कुछ महीनों में। लेकिन इसके बाद असली पेच है, और पेच ये है कि इस बिल में कहा गया है कि ये तभी होगा जब सीटें जो हैं वो निर्धारित होंगी। जो 33% सीट हैं ये पहले तय हों, और ये सीट तभी तय होगी जब देश की जनसंख्या होगी, यानी लेटेस्ट हमारी संख्या कितनी है, देश की आबादी कितनी। तो ये जो जनगणना होनी है, ये आज और कल परसों नहीं होनी, ये 2026 में होगी। देश का सेंसस, देश की आबादी की गिनती 2026, और हो सकता है और आगे बढ़ जाए। तो 2026 में गिनती होगी या उसके बाद होगी, और उसके बाद सीटें तय होंगी। जब जनसंख्या सामने आएगी, जब आबादी तय हो जाएगी कि कितनी आबादी है 2026 में, 27 में, उसके आधार पर सीटें तय होगी। अब लोग कह रहे हैं इस पूरी यात्रा में 2029 भी हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस के हैं, विपक्ष के कह रहे हैं कि 2031 हो सकता है, कि सेंसस थोड़ा डिले हो, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन बोले तो सीटों को निर्धारित करना।
ये प्रक्रिया 2029 भी हो सकती है, 2031 भी हो सकती है। इसमें ऐसा हुआ कि बारात आई, दूल्हा घोड़े पे चढ़ के आया, फेरे लेने के टाइम पे बोला गया कि अभी बेटी की उम्र 4 साल की है, 16 साल इंतजार करो, बैठे रहे आप, बैठिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। 16 साल में जब लड़की 20 साल की होगी तब फेरे ले लेना। अब दोस्तों, मोदी जी ये जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं उसको लेकर कितना सीरियस है, ये जो एमएलए और एमपी बनाने की बात वो कर रहे हैं उसको लेकर कितना सीरियस है। ये तो बिल जब हकीकत में बदलेगा तो जितने साल लगेंगे, बरसों बरस लगेंगे, उसी से आदमी समझ जाता है कि इसकी जो जर्नी, इसकी जो यात्रा है, कि कब जाके टिकट मिलेगा, कब जाके महिला जीतेगी और विधायक बनेगी, दूर की कौड़ी। लेकिन मोदी जी ने बड़ी खूबसूरती से इसको इवेंट बनाने की कोशिश करी है। शायद इसीलिए उन्होंने संसद की नई इमारत में पहले दिन मोदी जी की पहली स्पीच, पहला बिल, पहला बिजनेस लोकसभा का, उसी में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, एक इतिहास बनाने की कोशिश की और उसको एक इवेंट का रूप देने के लिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू, जी हाँ, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, उनको नहीं बुलाया, जो कस्टोडियन है पार्लियामेंट की, कायदे से उनको बुलाना चाहिए था, परंपराएं यही कहती थी, लेकिन मोदी जी हर परंपरा तोड़ते हैं। मुर्मू की जगह उन्होंने इन साहिबा को बुलाया, कंगना रनौत, जिनका कहना है कि 2014 के बाद जब से मोदी जी आए देश तब आज़ाद हुआ है। और कंगना रनौत के साथ उन्होंने सपना चौधरी को बुलाया, डांसर, ईशा गुप्ता को बुलाया जो एक्ट्रेस है, और भी कई लोग कंगना रनौत के साथ वहाँ पर आए और एक तरह से मुख्य अतिथि थे, चश्मदीद बने इस महिला आरक्षण के। इस पर तो मैं आऊँगा, टाइगर से बात करूँगा, इसके सोच में जाऊँगा कि इसके पीछे सोच क्या है। वाई नॉट द्रौपदी मुर्मू, वाई कंगना रनौत, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्यों ऐसा, टाइगर से बात होगी। लेकिन मैं एक बड़े सवाल पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, और वो बड़ा सवाल ये है कि ऐसी मजबूरी क्या थी, ऐसी हड़बड़ाहट क्या थी, क्या वजह थी, क्योंकि मोदी जी बिना वजह के छोटा सा भी फैसला नहीं करते हैं। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है कि मोदी जी हमेशा से जो महिला वोटर हैं, कहीं ना कहीं वो उनको वोट देती आई हैं, और ये जो कंस्टिट्यूंसी है महिला वोटरों की, इनको उन्होंने गुजरात में ही डेवलप कर लिया था, और उन्होंने कोशिश करी कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपनी तरफ खींचें, और शायद इसीलिए वो 3 तलाक लेके आए। और उत्तर प्रदेश में या जो मुस्लिम बहुल सीटें, वहाँ पर 3 तलाक का उन्होंने हर रैली में जिक्र भी किया। टारगेट था वुमेन वोटर, और कुछ ये जादू मोदी का चला भी 2014 में, 19 में, और ऐसा डेटा बताता है कि महिलाओं ने खोलकर वोट दिया। लेकिन जो फीडबैक पिछले 7-8 महीने से आ रहा था, जब से सिलेंडर महंगा हुआ या महंगाई हुई, ये तब से जो डेटा आ रहा था, लेटेस्ट डाटा ये सजेस्ट करता है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जिस तरह का डेटा सजेस्ट करता है, हिमाचल प्रदेश में मोदी की हार के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि महिलाओं ने वोट मोदी जी को कम दिया। कर्नाटक में हार का जो मुख्य कारण, वन ऑफ द रीजंस, एक कारण, महिलाओं ने उस शिद्दत के साथ वोट नहीं दिया, बहनों ने, माताओं ने, बेटियों ने मोदी जी का साथ नहीं दिया जिस तरह से उन्होंने साथ पिछले चुनाव में दिया था। और कमोबेश यही स्थिति दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में भी देखी गई, बाई इलेक्शंस में भी देखी गई, जहां मोदी का जादू चलता था। तो ये जादू उतर रहा था, और महिलाओं को फिर से टारगेट करने के लिए, उस वोट बैंक को, एक नए तरह का वोट, उसको फिर से अपनी तरफ लाने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, चुनावी साल है, क्या ये बिल गले की हड्डी बनेगा? क्या इस वायदे को पूरा करना कम से कम इस सत्र में, जी हाँ, सरकार के सत्र में, सरकार के टेन्योर में 2024 से पहले, क्या नामुमकिन सी बात है? और क्या फिर मोदी जी की किरकिरी होगी? क्या इस पर विपक्ष हमला करेगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं 2024 के फाइनल को प्रभावित करते हैं, और मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर के पास तो हम जाएंगे ही जाएंगे इस सवाल का जवाब जानने के लिए। जावेद अंसारी साहब
40-45 साल से हिंदुस्तान की सियासत को देख रहे हैं, पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, उनसे भी मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि वाकई ये जो बिल है क्या मोदी जी के लिए गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगा, दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। तो सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और जावेद अंसारी साहब के पास। टाइगर, पहला सवाल, बिल आ गया है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, फिर शायद राज्यसभा जाएगा, फिर विधानसभा जो है उनसे पास होगा 50%, उसके बाद फिर देश की जनगणना होगी, उसके बाद जो है सीटों का परिसीमन होगा। ये तो 10-15 साल का प्रोग्राम है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का ये जो इतना बड़ा, जिसको इतना सस्पेंस क्रिएट किया गया, ये एक जुमला था जो कभी अमित शाह ने कहा था कि मोदी जी जुमला बोलने की उनको आदत है, तो ये क्या, ये जो जुमला है ये मोदी जी की जो आदत में शुमार है, ये सियासत वहीं तक है, जुमले तक? दीपक भाई, जुमला तो यकीनन ये बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन ये 2024 का डर है हारने का। आपके तर्कश में कोई तीर नहीं, सामने पहाड़ जैसा विपक्ष दिखाई देता है। आपके आईटी सेल कुछ भी कहे, लेकिन लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको पता पड़ता है कि आप कहीं नहीं है। आपकी सभाओं की कुर्सियां खाली हैं, लोग आते नहीं है, लोग छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, आने वाले जहां जहां चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में फिर एक आधी आबादी इस देश की है जिसे आप एक लॉलीपॉप हाथ में थमा सकते हो, और ये लॉलीपॉप भी थमाया तो ये कोई नया लॉलीपॉप लेके आते, पुराना ही लॉलीपॉप जरा नए रबर नए पैकेट में लाके हाथ में थमा दिया। ये 1974 में पहली बार कंसीव हुआ था, जब महिलाओं के लिए बातचीत हुई थी कि महिलाओं की स्थिति पे एक आकलन की था एक कमेटी ने। तब उन्होंने कहा था कि इस आधी आबादी को हमें पार्लियामेंट में भी जगह देनी चाहिए। फिर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार की ये ताकत थी साहब कि उन्होंने ये 33% महिला रिजर्वेशन लाया और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको राज्यसभा में पारित करवाया। लोकसभा में आते ही कुछ राजनीतिक दल जो उनके घटक दल थे उन्होंने बहुत अपोज किया, सरकार न गिरे इसलिए नहीं आया। अब नरेंद्र मोदी जी को यह बिल राज्यसभा में जो पास हुआ, यदि इनकी नीयत साफ होती, बिल्कुल साफ होती, दिल से चाहते कि मुझे रिजर्वेशन देना है, तो राज्यसभा में बिल पास हो गया था, लोकसभा में ले आते। तो आपको रिजर्वेशन अलग मायने में, अलग नाम देके, मतलब ये नामों के साथ बहुत खेलते। क्या नाम लिखा? नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति, नारी शक्ति का झटका इनको कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली में लग चुका है जी। नारी ये शक्ति बात है। नारी शक्ति ने इनको बंगाल में बिना चप्पल जूते के टाइगर यहां रोक रहा हूं, टाइगर यहां रोक रहा हूं, एक चीज पूछ रहा हूं। आपने बड़ी बात कही, जावेद साहब के पास तो मैं जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं, जो आपने इन्फ्रेंस मैं आपकी बातों से ड्रॉ कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ था, वहां पर मोदी जी की हार, उसके बाद कर्नाटक में मोदी जी की हार जो बीजेपी का गढ़ था, फिर दिल्ली के एमसीडी में और भी बुरी हार, और बाई इलेक्शन से बहुत बुरी हार। तो क्या जो फीडबैक है, बीजेपी का फीडबैक ये था कि अब जो महिलाएं हैं उनका रुझान भी मोदी जी की तरफ कम है? क्या आपको लगता है कि इस तरह का फीडबैक था कि महिलाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी रही है मोदी जी की, गुजरात से लेकर अगर हमने उत्तर प्रदेश तक देखा है, तो क्या वो कंस्टिट्यूएंसी, वो वोटर भी बाहर निकल रहा था मोदी जी के गिरफ्त से? बिल्कुल। हर बहन, हर मां, हर पत्नी चाहती है कि मेरे बेटे को नौकरी मिले, मेरे घर के थाली में एक सब्जी एक्स्ट्रा मैं परोसूं मेरे घर वालों को, मेरे बच्चे को मैं रात में खेल के आए तो दूध पिलाऊं एक गिलास। ये मां के सपने हैं, और वो सपने उन्होंने मोदी जी में देखे थे। जब 2014 में मोदी जी एक बड़ा बदलाव, विकास का मॉडल, गुजरात का मॉडल, 100 दिनों में महंगाई कम, 5 करोड़ के जॉब, और फिर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के फेफड़े में और आंखों को धुआं लगता है, खराब होती है, इसलिए 10 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर। मुझे मालूम नहीं था कि ये बहुत बड़ा बद्दा मजाक है। वो सिलेंडर लेने के बाद 700 रुपए रिफिल कहां से करेंगे? जिसकी महीने की आमदनी 2250 है, वो रिफिल कहां से करेंगे? आज महिला सबसे ज्यादा दुखी है। सबसे ज्यादा जब पैसा कम होता है, आमदनी कम होती है, तो सबसे ज्यादा महिला पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उतने ही पैसे में
पति उतना ही पैसा देता है अपना तनख्वाह से घर चलाने के लिए, उस चलाने के घर चलाने में महंगाई में जब वो अपना काम करती है तो वो इतनी कसरत करनी पड़ती है उसकी, तब उसको याद आता है 2014 के जुमले। इसीलिए समझ गया कि लोग नाराज चल रही है वो सेक्टर पूरा, एक तबका। जी, आपका मैं समझ गया कि ये एक जुमला इसलिए क्योंकि मोदी जी को एक जरूरत थी और वो बहुत डेस्परेटली फील कर रहे थे कि महिलाएं उनके फोल्ड से बाहर निकल रही, एक बड़ा चंक वोट का बाहर निकल रहा है। और ये जाहिर तौर पे जो फीडबैक था हिमाचल का, कर्नाटक की हार का, वो यही था। जावेद साहब, मैं क्योंकि आप पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं और हो गया आपको 40-45 साल, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, मुझे लगा कि आपसे मुफीद कोई और आदमी नहीं होगा इस पर जवाब देने के लिए। क्या ये बात सही है कि ये जो बिल वो मोदी जी लाए हैं, हमें तो ऐसा लगा था कि 2024 में ही महिलाएं जो हैं 33% उनको सीटें मिल जाएंगी, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं सोशल मीडिया में कि इसमें बहुत समय लगेगा। पहले देश की जनगणना होगी 2026 में, फिर जो है सीटें आइडेंटिफाई होंगी जिसे परसीमन कहते हैं, और इसमें तकरीबन 10 साल भी लग सकते हैं। कोई मुझसे बता रहा था, कांग्रेस का नेता कह रहा था कि इसमें तो 2031 के बाद भी हो सकता है। तो क्या वाकई ये 10-15 साल का प्लान लेके आए मोदी जी, अभी कुछ नहीं होने वाला? देखिए, मोदी जी ने तो सपना तो जो दिखाया था वो ये कि कल से औरतों के लिए एक नया भारत का निर्माण हो जाएगा, एक नया भारत, एक नया सवेरा होगा, औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन हो जाएगा। बहुत सी लोगों की तमाम और लाजमी बात है, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। औरतों की उम्मीद जाग गई थी, उनको लगता था कि भाई चलिए ये जो चुनाव 6-7 महीने बाद होने वाला है उसमें हमें जगह मिल जाएगी। अब सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया, ये बड़ा एंटी क्लाइमैक्स हुआ ये। और जयराम रमेश सर, मैं आपसे प्रोसीजर जानना, मोटा मोटा जो मतलब जो लोग कम समझते हो पॉलिटिकल, जो हमारे दोस्त हैं, कितना समय लग सकता है, क्या प्रोसीजर क्या है? मतलब चलिए लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया, आगे इतना समय क्यों? दो चीजें हैं, एक तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन चिन्हित कीजिए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो रिजर्व होगी, और फिर उसके बाद जो मतगणना होगी, जनगणना, सेंसस कैसे, जहां तक चुनावी जुमले जाते हैं उनका तो ये जुमलों का बाप है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इतने दिन ढोल जुमलों का बाप, जुमलों का बाप है, बिल नहीं, जुमलों का बाप है ये आप इतने दिन ढोल पीट रहे थे कि बारात आएगी, और जब दिन आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, शादी टल गई है साहब, आपके भी भविष्य में किसी समय होगी। अब पता नहीं 31 में होगी, 29 में होगी कि 37 में होगी, कब होगी ये तो कोई नहीं जानता। ये तो बहुत बड़ा एंटी क्लाइमैक्स। इसमें ऐसा हुआ कि बारात आई, दूल्हा घोड़े पे चढ़ के आया, फेरे लेने के टाइम पे बोला गया कि अभी बेटी की उम्र 4 साल की है, 16 साल इंतजार करो, बैठे रहे आप, बैठिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। 16 साल में जब लड़की 20 साल की होगी तब फेरे ले लेना। जी टाइगर, तो पत्रिका छापने की क्या जरूरत थी? जावेद साहब ने एक बात कही, जावेद साहब ने एक बात कही है जो, क्योंकि अब इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, इन्होंने इतने बरसों से ये लोकसभा देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि भाई ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। पहले देश की गिनती होगी, गिनती होने के बाद जिसे सेंसस कहते हैं, सेंसस के बाद फिर सीटें आइडेंटिफाई होंगी, जब सीटें बढ़ाएंगे आप, तो एक बहुत लंबा सरकारी फाइलों का ये प्रोसेस है। मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा टाइगर कि अगर इतना लंबा प्रोसेस है, ये 7-8 साल का है, तो फिर मोदी जी को हड़बड़ाहट क्या थी? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले आप ये बिल लेके आ रहे हैं, ऐसा बिल जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है? अशोक जी की इजाजत से मैं अगर 1 सेकंड कुछ कहना चाहता हूँ जी। देखिए, नेताओं में कुछ एक बीमारी होती है, फौरन जनता से ताली बजवाने की। आप इसको थिंक थ्रू किया नहीं, इसके बारे में पूछा सोचा नहीं कि फौरी तौर पे जो भी फायदा उठाना है उठा लो, उसके बाद देखी जाएगी 2029 तो बहुत साल बाद है। अब हम यही लेके जाएंगे कि भाई देखिए हमने तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा दिया। सिर्फ वादे पे काम है जी। टाइगर, यहीं पर जो मैंने पहले सवाल किया, क्या आपको लगता है ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और चलिए मिजोरम भी शामिल कर लीजिए, इन 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, जितने भी सर्वे मैंने देखे हैं, जितने भी सर्वे आए हैं, बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, और खासकर 3-4 राज्यों में तो एक निश्चित हार की तरफ। क्या इस बिल का लाभ मोदी जी रैलीज में लेंगे? एक स्क्रिप्ट का पार्ट रहेगा
महिलाओं से वादा करेंगे कि देखिए हम आपको सांसद बनाना चाहेंगे, हम आपको मंत्री बनाएंगे, हम आपको विधायक बनाएंगे, हमने दिल खोल दिया है अपनी बेटियों के लिए, महिलाओं। क्या आपको लगता है ये पार्ट ऑफ द दीपक स्क्रिप्ट भाई, है जो मोदी जी भाषण देने नहीं जा नहीं रहे हैं? नहीं, जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी उसने मोदी जी के साथ ही मजाक किया है, क्योंकि यदि ये बिल पास हो गया बिना अपोजिशन का, सर्वसम्मति से, जी तो सभी राजनीतिक दल कहेंगे कि हम भी चाहते महिला आए, हमने भी मतदान किया। कांग्रेस बोलेगी हम तो राज्यसभा में भी लेके आए थे, 10 साल तक इन्होंने नहीं होने दिया। मेरा एक सवाल है कि ये जो स्त्री शक्ति, वंदन, मातृशक्ति, ये सब मोदी जी को 2023 में क्यों याद आए? 2010 में ये बिल पास हो चुका था राज्यसभा में, 2014 में मास्टर स्ट्रोक करके तुरंत क्यों नहीं किया नोटबंदी जैसा? फिर 370 हटाया, तब क्यों नहीं किया आपने महिला बिल? तब आपको लग रहा था कि 370 पे खेल लूं, खेलने के लिए अब कुछ नहीं मिला तो आप महिला आरक्षण लेके आए। महिला आरक्षण को अपोज किसने किया जो ये क्लेम करेंगे कि हमने दिया? अरे दिया तो कांग्रेस ने सबसे पहले, तुम क्या देने वाले हो? लेकिन क्या सम्मान दिया? लोग, महिलाएं सवाल पूछेगी, आरक्षण किस लिए, सम्मान दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने नराधम सांसदों के सामने परोसने के लिए। क्या महिला को सुरक्षा दे पा रहे हैं आप? मणिपुर में नग्न महिला घुमाई जाती है, अत्याचार होते हैं, जी हाँ, दुष्कर्म उसके होते हैं। बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री के आज भी मणिपुर पे बोलने के लिए तैयार नहीं, वो जाने के लिए तैयार नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कॉग्निजेंस लेता है। जब महिला खिलाड़ी राष्ट्र का नाम ऊपर करती है, उनके ऊपर शारीरिक शोषण जिसने किया उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाके यदि एफआईआर दर्ज होती है तो ये महिला शक्ति, महिला वंदन, ये ढकोसला है। शर्म आनी चाहिए इनको, अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं ये शब्द उपयोग में लाने के लिए। आज ये चर्चा थी और मैं किसी से पूछ रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि साहब जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट, इस देश की आन बान शान आप कह लीजिए, पहली ट्राइबल, द्रौपदी मुर्मू का जो घर है राष्ट्रपति भवन, वो चंद कदम की दूरी पर है इस नई संसद से। उनको नहीं बुलाया, वो कहीं विदेश में नहीं है, ऐसा नहीं। तो द्रौपदी मुर्मू को आप नहीं बुला रहे हैं जो बहुत डिजर्व करती हैं, राष्ट्रपति हैं, और आप सेलिब्रिटीज को बुला रही हैं। सपना चौधरी जो डांस करती हैं, डांसर हैं, डांस करती हैं स्टेज पे, स्टेज शो करती हैं, सपना चौधरी वहां पर थी, कंगना रनौत वहां पर थी। तो कंगना रनौत को आप बुला रहे हैं, ईशा गुप्ता को बुला रहे हैं, सपना चौधरी को बुला रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? टाइगर, आप ही से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्योंकि उनके हिसाब से द्रौपदी मुर्मू की कोई अहमियत नहीं है। मुझे आज दुख हो रहा है मेरे राष्ट्रपति के लिए, मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। क्या इसका भूमि पूजन में राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था? क्या इसके पहला जो गृह प्रवेश हुआ था वो राजदंड जो तथाकथित आज नेहरू जी के नाम से बेचा जा गया, इसके पहले नेहरू जी ने उसको छड़ी करके इस्तेमाल किया करके उसका मजाक उड़ाया गया। आज आपको नेहरू याद आ रहे हैं? नेहरू ने हाथ लगाई हुई पवित्र छड़ी, वो याद आ जाता है आपको? धर्मदंड, राजदंड, इसके साथ धर्म आता है। धर्म क्या है? सबसे बुजुर्ग कौन है अपने घर में? अरे घर में कोई त्योहार भी होता है तो सबसे पहले बुजुर्ग के पैर छुए जाते हैं। सबसे कोई भी काम हो घर में सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति को इज्जत दी जाती है। आज इस देश का सबसे बड़ा कौन है? अभिभावक कौन है मेरा इस देश का? जिस संविधान की कॉपी लेके आप जाते हो, उस संविधान किसको आपको सबसे पहला व्यक्ति कहता है? मेरे देश के राष्ट्रपति। और संयोग से सौभाग्य है हमारा कि हमारी एक राष्ट्रपति सिर्फ आदिवासी समाज की नहीं आती, संघर्ष का प्रतीक है। मेरी राष्ट्रपति संघर्ष करने वाले तमाम महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। आज उनको भूमि पूजन में नहीं, गृह प्रवेश में नहीं, पहले सेशन में नहीं। और आपको कौन चाहिए? जो हिस्ट्री में जिन्होंने पीएचडी की है। कंगना रनावत जी 2014 से देश को आजाद करती है। 1947 से लेकर 2014 की मेमोरी गई है उनकी। झांसी की रानी पे फिल्म बनाई, मुझे पूछना है एक आध बार उनको, ये झांसी की रानी कौन सी कही भाई? आपको इतिहास अपने भारत के कहां से? आपका तो इतिहास का नॉलेज तो यही है 2014 से। सेलिब्रिटी आपको क्यों चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता। इनका अपने ऊपर विश्वास उड़ गया है दीपक भाई। इनको लगता है कि अब लोग इनको देख नहीं रहे हैं, तो इनको लोग दिखाने के लिए इनको कंगना रनावत जी जैसी सेलिब्रिटी चाहिए। इनको इंटरव्यू लेना है
तो इनको दीपक शर्मा नहीं चलेगा, जावेद भाई नहीं चलेंगे, इनको अक्षय कुमार चाहिए, क्योंकि अक्षय कुमार की वजह से मेरा इंटरव्यू लोग देखेंगे शायद। इतना इंपीरियर कॉम्प्लेक्स है इन लोगों में। जावेद साहब, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को समझते हैं, क्या नए पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है या इससे पहले नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, क्या राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो गार्जियन है, कस्टोडियन है, वो तो राष्ट्रपति हैं। क्या राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था? द्रौपदी मुर्मू को बुलाना चाहिए था? 100% जो सेंट्रल हॉल में जो फंक्शन हुआ उसकी अध्यक्षता उन राष्ट्रपति महोदया से ही करानी चाहिए थी, उनको ही करना चाहिए था। उनको निमंत्रण ही नहीं गया, ना आज गया, जब न उस पहले दिन गया था जिस दिन पूजा हुई थी और इसमें गृह प्रवेश हुआ था। ये देखिए, उसको नहीं बुलाने का एक और भी वजह है। जब राष्ट्रपति महोदय आते हैं तो वो पार्लियामेंट में ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में सबसे आगे वो चलती हैं, उनके पीछे वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर चलते हैं, फिर प्रधानमंत्री चलते हैं। वहां पे ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए ये जो कहा गया था कि आज सेंट्रल हॉल से जब नए पार्लियामेंट में जाएंगे तो प्रोसेशन में जाएंगे, वो प्रोसेशन में नहीं गए लोग। क्यों नहीं गए? क्योंकि उसमें उस प्रोसेशन में आगे होते प्रेसिडेंट, स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट, और बीच में होते प्रधानमंत्री जी और फिर और सांसद। तो कैमरे का फोकस हमेशा हमारे पे होना चाहिए। दीपक जी, आप कहाँ हैं? इतनी मेहनत की हमने, इतने बड़ा ताजमहल बनाया, वैनिटी प्रोजेक्ट किया, सब कुछ, और फिर दूसरे को मिल जाए वो लाइमलाइट। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इतनी हमें हमारी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति होती तो जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे यहाँ परंपरा है, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को पीछे रहना पड़ता, उनको आगे रखना पड़ता, तो कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाते। कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाते हैं या पीछे हो जाते, मेन फ्रेम में नहीं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो दांव मोदी जी ने खेला है, ये जो पासा फेंका है, जिसे लोग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, कोई ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं, कोई ट्रम्प का इक्का कह रहे हैं, कि मोदी ने अब वुमेन कार्ड खेला है तो 50% जो जनसंख्या है वो मोदी की झोली में आ गई है। क्या ऐसा होने जा रहा है कि 50% जो हमारी आबादी है, हमारी जो महिलाएं, बहनें, माताएं, बच्चियां, क्या ये सब अब मोदी जी को वोट देंगी? ऐसा आपको लगता है? या मोदी जी एक्सपोज हो गए कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया, जो प्रॉमिस 15 साल 10 साल लग जाएंगे उनको पूरा करने में? मोदी जी का कौन सा प्रॉमिस मोदी जी ने पूरा किया, यही आज स्त्री शक्ति पूछ रही है। मोदी जी ने प्रॉमिस तो नहीं किया, उनकी स्थिति और खराब कर दी। अच्छा तो करने नहीं आए और बुरा करके गए। मैं मेरे देश की स्त्री शक्ति पे मेरा अटूट विश्वास है दीपक भाई। पुरुष कई बार गलती कर लेता है, पुरुष इमोशनली बह जाता है। मेरे देश की स्त्री शक्ति सबसे ज्यादा ताकतवर है और ताकत से लड़ती है। वो इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, उनके इस्मत से खेलने वालों का साथ देने वाले, उनकी थाली महंगी करने वाले, उनके बजट के 12 बजाने वाला आदमी को पसंद नहीं करेगा। और ये लगातार चुनाव इस ट्रेंड को दिखा रहे हैं। यदि क्या ये दांव उल्टा पड़ सकता है 5 राज्यों के चुनाव में? अगर ये नहीं, मेरी बात सुनिए, इसमें तो 4 स्टेप्स है। एक दो चीज रहनी बोलना भूल गई। एक तो संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 है, वो आपको यूं ही सीट बढ़ाने नहीं देता। आपको सीटें भी बढ़ानी है तो उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी से आपको बेसिक अमेंडमेंट करना पड़ता है जी। जो आज हमारी 544 सीटें हैं वो वैसी ही है, 545, 543 और 2 एंग्लो इंडियन की। अब आपको सबसे पहले जनगणना के बाद परिसीमन सीटें बढ़ती है, कम होती है। परिसीमन के बाद अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, और उसके बाद चुनाव, और उसमें रिजर्वेशन। बहुत दूर की कौड़ी है। तो क्या आपको लगता है अगर ये दूर की कौड़ी मोदी जी ने चलिए जो भी आपने कहा कि बहुत प्रेशर था, महिलाएं उनके हाथ से निकल, महिला वोटर उनके कम होते चले जा रहे थे, मोदी का जादू उतर रहा था, इसलिए उनका, लेकिन क्या ये दांव एस बीजेपी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, सरकार को ये दांव उल्टा पड़ेगा, बूमरैंग होगा, ये तीर उल्टा आएगा? लोग हंसेंगे जब महिलाओं को पता पड़ेगा कि ये तो 31 तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। 24 के चुनाव में तो 2031 के, हाँ, क्योंकि आपने 2011 में सेंसस हुआ, उसके बाद 2021 में नहीं हुआ, अब 2031 में सेंसस होगा।
10 साल बाद। अब इस महिला रिजर्वेशन के लिए तो सेंसस नहीं होगा ना, तो 2021-31 के लिए सेंसस का इंतजार करिए, जी। या 2024 में आपको दूर की 10 साल कौड़ी का है बीच अब। में। जी, बहुत दूर की ये कौड़ी है। मैं ये फिर मैं आज हताशा, ये दूर की हताशा कौड़ी से ज्यादा ये सत्ता पक्ष की हताशा है कि हताशा उन्हें है। इतने कमजोर पक्ष पे भी खेल खेलना पड़ा, जानते हुए कि वो एक्सपोज होंगे, जानते हुए कि जग हसाई होगी, लेकिन कर क्या सकते हैं दीपक भाई, जब कुछ नहीं दिखाने के लिए यही सही, डूबते को जी। तिनके का सहारा। वायदे 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 वायदे, एक तरफ जहां राहुल गांधी गारंटी आजकल दे रहे हैं और उन गारंटियों पे अमल कर रहे हैं, कहीं 5 गारंटी, कहीं 4 गारंटी, कहीं 6 गारंटी। आखिरी बार एक लाइन बोलना चाहूंगा। जी। नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, वो हमेशा कहते हैं हम तो व्यापारी हैं, बनिए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारी की भाषा में ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग खेला है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग, जी हाँ, मतलब सौदा अभी नहीं, बात के सौदे किए उन्होंने। हाँ, महिलाओं के साथ 10 साल के बाद के सौदे किए। 10 साल बाद। ये वो बॉन्ड, टाइगर आप पाए, ये वो डिबेंचर और बॉन्ड बेचा है जो 10-15 साल बाद मैच्योर होगा। जी हाँ जी। तो इंतजार मतलब की घड़ियां खत्म नहीं होगी, इंतजार करिए। जी हाँ, ये ऐसे ही है जैसे कोई आप हमें जमीन दिला रहे हो, लेकिन जमीन पे कब्जा आप कहें 10 साल बाद खाली होगा तब ले लीजिएगा जमीन। बहरहाल ये दूर की कौड़ी नरेंद्र मोदी जी ने क्यों खेली, क्या मजबूरी थी? टाइगर का कहना है कि कहीं ना कहीं महिला वोटें जो थी उनके हाथ से निकल रही थी, पार्टी की पोजीशन जो है वो दिन ब दिन जो है इलेक्शन हारने के बाद कमजोर हो रही थी। 5 राज्यों में चुनाव है, मोदी जी के पास कुछ कहने को नहीं है। तो ये बिल एक तरह से एक वायदे के तौर पर लाए कि किसी तरह से महिलाओं को, बहनों को एक बार फिर से उनको एक प्रलोभन दे सके। बहरहाल क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये तो जब 5 राज्यों के चुनाव होंगे और मोदी जी रैली करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन एक बात सही है कि एक ऐसा बिल जो सरकार एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, जो सरकार अपने ही टर्म में, जब सरकार सत्ता में है, अगर उस बिल को लागू नहीं कर सकती, भविष्य में लागू करना, ऐसा बिल क्यों लेके आई, ये बहुत बड़ा सवाल है। टाइगर, आपने कोशिश करी जवाब देने की और मुझे लगता है कि जो ग्रिप है मोदी जी की इलेक्टोरेट पर, वोटर पे, वो कमजोर हो रही है। और ये बिल की जो हड़बड़ाहट है वो साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को ये एहसास नहीं है, ये इल्म नहीं है कि किस तरह से सत्ता उनके हाथ से निकल रही, किस तरह से उनके पांव के नीचे से जमीन निकली। टाइगर आप आए और उससे पहले जावेद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े थे, आप 2 लोग आए, आपने इस पर रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।